हाय स्टूडेंट, ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। हम ये लेक्चर नंबर 8 दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में हम वाइट्स पढ़ेंगे आज के सेशन में, और नेक्स्ट जो इसका सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि वाइट जिसको हिंदी में रिक्ति कहा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। और उसके साथ हम रेडियस रेशियो अर्थात त्रिज्या अनुपात भी पढ़ेंगे, अर्थात जो वाइट्स है उसका रेडियस रेशियो से रिलेशन क्या है, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए। वास्तव में वाइट्स क्या होता है, अर्थात रिक्ति, जिसको अंतराकाशीय रिक्ति अर्थात इंटरस्टिशियल वाइट्स भी कह दिया जाता है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वाइट्स अर्थात रिक्ति, इसको हिंदी में, और इसी को इंटरस्टिशियल वाइट्स भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में ये लिखा रहता है जिसको अंतराकाशीय रिक्ति कहते हैं। अब रिक्ति का अर्थ होता है खाली जगह। तो सेम इसमें भी उसी तरीके से है कि हमने क्या किया है, जो हमारा एटम होता है जिसको हम परमाणु भी कहते हैं, जिसको हम एक अणु भी बोल सकते हैं, जिसको हम जालक बिंदु भी बोल रहे हैं इस यूनिट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम कोई भी जो एटम है उसको एक छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में बना रहे हैं 3D स्ट्रक्चर में, जिसको जालक बिंदु अर्थात लेटिस पॉइंट, एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयंस, इस रूप में भी हम इसको बोल रहे हैं। और साथ में एक शब्द भी आपको मिलेगा यहाँ पे, गोला। गोला अर्थात स्फीयर। चूंकि हमने जो एटम है उसको गोल का रूप मान लिया है, गोल होगा एटम हमारा अर्थात परमाणु गोल होगा, इसलिए हम यहाँ स्फीयर अर्थात गोला शब्द का भी प्रयोग करेंगे। तो हम कुल मिलाकर रिक्ति इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारा क्लोज पैकिंग रहता है, जिसको घनिष्ठ संकुलन या फिर बंद संकुलन भी, जिसको हमने पिछले सेशन में जो अपना 7वां लेक्चर था, 7वां लेक्चर, उसमें पढ़ा था। तो इस चीज़ को समझने से पहले आप 7वां लेक्चर समझें, ताकि वहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाते बने, स्पेशली 3D वाले स्ट्रक्चर जिसमें SCP और CCP, जिसमें हमने FCC टाइप का भी पढ़ा था CCP के साथ इंक्लूड करके, तो उसको आप बनाना सीख जाएंगे। इसमें भी मैं उस चीज़ से कनेक्ट करके समझाऊंगा कि वास्तव में वो चीज़ें क्या होती है। अब यहाँ पे CCP का अर्थ होता है क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग। ये भी जो क्लोज्ड पैकिंग है उसका एक प्रकार है, और जो CCP होता है उसी टाइप का जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल रहता है उसमें भी होता है। अब इसको हमने तीनों को एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि तीनों में जो पैकिंग फ्रैक्शन रहता है अर्थात संकुलन गुणांक या फिर पैकिंग इफिशियंसी, जिसको P या फिर PF से दर्शाते थे, जिसको हमने अलग अलग लेक्चर में पढ़ रखा है पहले से, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब ये तीनों ही क्लोज्ड पैकिंग में आते हैं। और क्लोज्ड पैकिंग है अपने सिलेबस में, और इन तीनों में ही जो एटम होते हैं वो 74% अर्थात 74% हिस्सा पूरा कवर करते हैं किसी भी यूनिट सेल का अर्थात एकक सेल का, और बाकी कितना परसेंट हिस्सा, 26% हिस्सा खाली बचा रहता है। अब चूंकि इसको हम क्लोज्ड पैकिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन तीनों में ही मैक्सिमम एरिया कवर किया जाता है किसी भी यूनिट सेल का, इसलिए हम इसको क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं, इन तीनों को स्पेशली। तो इन तीनों में ही सबसे अधिक 74% हिस्सा कवर होता है अर्थात पैक हो जाता है, और बाकी जो 26% हिस्सा बचता है, तो उसी खाली बचे हुए हिस्से को हम बोलते हैं वाइट्स। डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ठोस के बंद अर्थात क्लोज, अर्थात जो कोई भी हम क्रिस्टल का क्लोज पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे जिसमें ये तीनों होते हैं, CCP टाइप का भी, FCC टाइप का भी, और SCP जिसको षटकोणीय या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते थे। उस समय क्या होता है, जो परमाणु रहता है अर्थात एटम, या फिर जिसको हम गोला भी बोल रहे हैं, जिसको अणु भी बोल सकते हैं, जिसको आयन भी बोल सकते हैं, अलग अलग बुक के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेगा। उनको जब आपस में अरेंज किया जाता है तो उनके बीच में क्या रहता है, खाली जगह बच जाता है। तो उस खाली जो बच रहा है जगह, उसको हम बोल रहे हैं वाइट्स। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इस तरीके से यदि मैं एटम को अरेंज करते जाऊँ ऐसा, अब इसके ठीक नीचे में इसको हमने किसमें पढ़ा है, ये CCP टाइप के में और FCC टाइप के में, जो कि 3D स्ट्रक्चर बनता था। अब ये पहले लाइन पे मैं ऐसा अरेंज कर दूं, दूसरे लाइन पे इनके जो ये खाली गैप बच रहा है इस पे अरेंज कर देते जाऊँ ऐसे, इस तरीके से। तीसरे लाइन पे फिर पहले जैसा रिपीट करूँ, अर्थात ये A हो गया तो ये B लाइन हो गया, और नीचे वाला फिर A के जैसा रिपीट हो रहा है, जिसको हम AB टाइप का क्या बोलते थे, अरेंजमेंट बोलते थे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें, 7th वीडियो को, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। अब इसको हम तीसरे लाइन पे इस तरीके से चलें ऐसा, अर्थात पहले जैसा सेम। तो अब देखिए इनमें ये जो खाली जगह बच रहे हैं, ये इनको बोल रहे हैं हम वाइट्स। ये जो खाली है इस टाइप के, एक ऐसा सीधा त्रिभुज बन रहा है और एक ऐसा उल्टा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा अरेंजमेंट आगे पीछे कर दिया, इस वजह से दोनों त्रिभुज प्रॉपर दिख नहीं पा रहे हैं। जैसे ऊपर वाले में देखिए, ये एक सीधा त्रिभुज और एक ये उल्टा त्रिभुज। चूंकि ये त्रिभुज जैसे स्ट्रक्चर है इसलिए इसको मैं बोलूँगा त्रिकोणीय अर्थात ट्राइगोनल वाइट्स। अब यही स्ट्रक्चर चतुर्भुज जैसे जब बन जाएगा तब उसको मैं बोलूँगा चतुष्फल की। अष्टभुज टाइप का बन जाएगा तब उसको बोलूँगा मैं अष्टफल की अर्थात ऑक्टाहेड्रल। और जैसे क्यूब जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा तब मैं इसको बोलूँगा घनी अर्थात क्यूबिक टाइप का वाइट्स। तो इस तरीके से हम 4 टाइप का वाइट्स पढ़ेंगे, और स्पेशली जो हमारा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक है, ये तीनों टाइप का वाइट्स हम इसमें पढ़ेंगे, स्पेशली FCC में या SCP या CCP में। तो हम ये वाइट्स कहाँ से बनते हैं, अर्थात ये रिक्ति कैसे फॉर्म होते हैं, इनमें इनको पहले समझ लेते हैं कि, और साथ में हम इसमें इफेक्टिव एटम काउंट करना सीख लेते हैं कि जो CCP है या FCC है या फिर SCP है। FCC तो हमने पहले ही सीख लिया है,
तो जो CP है या CCP है उसमें हम इफेक्टिव एटम अर्थात प्रभावी परमाणु कैसे काउंट करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर रहा हूँ जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले जो 7th लेक्चर था उसमें, और इसमें भी हम वो चीज़ थोड़ा सा कर रहे हैं। उसके बाद हम जो वाइट्स है उसको पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो और ईजी हो जाएगा समझना कि कहाँ पे वाइट्स बनता है अर्थात कहाँ पे खाली जगह बनते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ वो स्पेशली CCP के लिए बना रहा हूँ अर्थात क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको घनीबंध संकुलन कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं CCP टाइप का स्ट्रक्चर जो कि हमारा पहला टाइप का है, और इसी में हम काउंट करना सीखेंगे समन्वय संख्या और प्रभावी परमाणु। अब ये काउंट करना इसलिए सीखेंगे क्योंकि जब मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा तो वहाँ पे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है अर्थात आंकिक प्रश्न वो बनाना आप इसलिए सीख जाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया है ये तो आप समझ गए होंगे। पहले लाइन पे ऐसा है, उसके बाद उसके नीचे जो खाली जगह था उसमें हमने इस तरीके से रखा था। अब देखिए ये जो त्रिभुज था एक अर्थात ये जो खाली जगह था इसको मैं इस तरीके से शुरू वाले को जो सीधा ऐसा त्रिभुज बन रहा है इसको मैं नीले कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए खाली अर्थात इसको मैं प्रॉपर यदि अरेंज करता एक प्लेन पे अर्थात एक सतह पे बॉल को ऐसा रखते जाता तो खाली जगह बनता। अब खाली जगह क्यों बन रहा है? तो खाली जगह इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने परमाणु को क्या मान लिया है, गोला मान लिया है। अब कोई भी गोला समान रहे, गोला को हम इस तरीके से रखते जाएंगे, चाहे मैं उसको कैसा भी रखूँ, इस तरीके से भी रख दूँ, तो जाहिर सी बात है चूंकि उसका पूरा एरिया क्या है, गोल है, तो ये वाला बीच का हिस्सा हमेशा बचेगा ही, खाली हिस्सा बचेगा ही। इस वजह से व्हाइट्स का निर्माण हो रहा है। तो हमेशा व्हाइट्स बनेंगे जब भी हम एटम को रखेंगे। अब यदि हम एटम को चौकोर मान लेते तो फिर वो टाइल से जैसे पूरा पैक हो जाता, कहीं पे खाली जगह नहीं बनता। तो व्हाइट्स हमेशा बनेंगे ही चाहे एटम को हम कैसे भी रखें। ठीक, हम एटम को इस तरीके से रख रहे हैं किसके लिए? CCP के लिए। तो CCP वाले में मैं बताया कि पहला जो खाली जगह है अर्थात इसके नीचे मैं तीसरा लेयर लगा रखा हूँ अर्थात तीसरा लाइन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, एक लाइन और लगा देते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये पहला, ये दूसरा हो गया, दूसरा की तरह इसके नीचे ठीक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और इधर एक 6, इस तरीके से। अब देखिए शुरू वाले को ऐसा नीला कर दिया, अब उसके नीचे वाले को मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज कलर कर रहा हूँ। ये हमारा उल्टा है अर्थात उल्टा वाला इस तरीके से। देखिए एक ऊपर वाला सीधा बन रहा है और नीचे वाला उल्टा बन रहा है। अर्थात एक सरफेस में मैं रखूँ तो त्रिभुज जैसे अर्थात त्रिकोण वाले कितने खाली जगह बन रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट अर्थात दो खाली जगह बन रहे हैं। ये है इसका। अब इसी के आधार पर हम ये समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये इस तरीके से इनको ड्रा कर लेंगे जो कि हमने पिछले सेशन में देखा है। इसके ठीक ऊपर में हम एटम्स को रखते जाएंगे जिसका तरीका हम पहले सीख चुके हैं। तो वो तरीका मैं डायरेक्ट इसके बाद बता रहा हूँ कि वो कैसे दिखने वाला है। जैसे देखिए इसमें से मैं ये वाला हिस्सा को अलग कर रहा हूँ, ये षटकोण वाले को। तो ये कैसा बना है, ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये बीच का हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये हो गया हमारा छठवां। अब इसके ठीक ऊपर में अर्थात देखिए ये नीला वाला, ये नीला वाला, अब ये वाला मैं उल्टा को क्या किया हूँ, ऑरेंज, तो ये भी ऑरेंज वाला हो गया और ये भी नीला वाला। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है मैं ऑरेंज वाले को भरूँ, हम नीला वाले को भी भर सकते हैं, ऑरेंज वाले को। कोई 3 को भरना है अर्थात एक कलर जो दिख रहे हैं उनको, तो मैं 3 को भर दे रहा हूँ। जैसे ये नीला वाले को, तो इस नीला वाले को भर रहा हूँ तो कहाँ मैं रख रहा हूँ एटम को, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 3। वही चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, मैं वास्तव में यहाँ से किस चीज़ को पैक कर रहा हूँ, इसको, इसको और इसको। तो ये ऐसे हो गया, ये 3 कोने। अब देखिए यहाँ पे एक खाली था, वो तो त्रिभुज जैसे बनता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, ये जो त्रिभुज जैसे था उसके ऊपर मैं एक बॉल रख दिया है। कहने का अर्थ है कि इस तरीके से ये देखिए ये और ऐसा था, और इसको मैं नीला दिखाया हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ, कोई भी जगह से आप उठा सकते हैं, उल्टा वाले को भी। अब इसके ऊपर में हमने क्या रखा है, इसके ऊपर में हमने इस तरीके से रखा है। अर्थात ये क्या हो गया, ये 3 सफ़ेद वाले ऐसे त्रिभुज बना रहे हैं और एक ऊपर नीला वाला, अर्थात इस पॉइंट पे नीला वाला है तो क्या बना रहा है, ये देखिए टोटल कितने कोने बन गए, 1 2 3 और इसको मिला के 4। अर्थात इस टाइप का जो अंदर में खाली स्ट्रक्चर बनेगा उसके 4 फलक बनेंगे। 4 फलक अर्थात 4 हिस्से में बटेगा। देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा दीवार की ओर। तो इस तरीके से 4 फलक। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अर्थात ये तो त्रिकोणीय है, ट्राइगोनल वाइट्स अर्थात त्रिभुजी खाली जगह जिसको त्रिकोणीय रिक्ति कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर में अर्थात दूसरे लेयर पे जब मैं एक और परमाणु को रख दूंगा तब जो इस टाइप का बन रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, चतुष्फलकी अर्थात टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल वाइट्स। उम्मीद है चतुष्फल की वाइट्स आपने समझ लिया होगा, सामान्य स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसी चीज़ को हम डिटेल में समझते जाएंगे क्या होता है वास्तव में। अर्थात सिर्फ इनको समझाऊंगा मैं यहाँ से, ये सब स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ इनको सामान्य जानने के लिए पढ़ रहे हैं। अब ये तो हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया है, ये वाला ऑरेंज वाला। अब ऑरेंज वाले के ऊपर हम लगा रहे हैं, ऑरेंज वाले के ऊपर अर्थात ये वाले पॉइंट्स को। तो इसके ऊपर देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 और ये 3। ठीक, लेकिन हमने इसको कहाँ रखा है, इसको हमने ये जो खाली जगह था उस पर रखा हुआ है। ठीक है, अब कहने का अर्थ है कि देखिए इसको यदि मैं बात करूँ ये पीछे वाले को, तो एक तो ये क्या बन रहा है, एक नीले कलर में इस तरीके से एक चतुर्भुज वाला बन रहा है अर्थात टेट्राहेड्रल वाइट्स बन रहा है, चतुष्फलकी वाइट्स बन रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो खाली जगह था
अर्थात ये ऑरेंज वाले, इसके ऊपर हमने ये गोला रखा है और इस तरीके से जो पहले नीला वाला एक चतुष्फलकी बनता था और ये जो ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाला क्या बन गया, दूसरा चतुष्फलकी बन गया, अर्थात इस ये जो नीचे वाले थे उनके ठीक ऊपर में। लेकिन इसी समय क्या हुआ, हमको तो एक ये नीला वाला और दूसरा ऑरेंज वाला, ये दो चतुष्फलकी अर्थात दो टेट्राहेड्रल मिले, लेकिन इसी समय हमको ये बीच में देखिए ये जो खाली जगह था पहले से, अर्थात जो पहला हमारा लेयर था ये वाला, तो इसका ये खाली जगह पहले में तो हमने ये नीला वाला कर दिया, तो इसको जब हमने इसके ऊपर रखा तो क्या बना, त्रिकोणी बना। अर्थात शुरू में ये त्रिकोणी था, ये देखे त्रिभुज जैसे, तो इसको हम बोल रहे हैं त्रिकोणीय रिक्ति। अब इसके ऊपर मैंने इसको बिठा दिया तो कैसा बन गया ये ऐसा, तो इसको हम बोल रहे हैं चतुष्कोणीय रिक्ति अर्थात टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल रिक्ति। अब ये जो खाली जगह था ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर हमने फिर से इनको रखा है तो ये फिर क्या बन गया, इसी तरीके से फिर टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकी रिक्ति बन गया। अर्थात कितने चतुष्फलकी रिक्ति बन गए, एक तो ये बना और दूसरा ये, अर्थात टोटल दो बार चतुष्फलकी रिक्ति बने हैं, एक तो सीधे साइड में और दूसरा क्या बने हैं, उल्टे साइड में। अब इस तरीके से एक ऐसा बन गया और दूसरा वाला कैसा बन गया, इस तरीके से, अर्थात ये ऐसे गोले हमने रखे हुए हैं ये इस तरीके से, और ये देखिए बीच का जो पोर्शन अर्थात ये पीछे में है, पीछे में अर्थात ये वाला, तो पीछे से इसको लूंगा तो ये वाला जो खाली जगह है ये उसी तरीके से बन जाएगा। देखिए ये कैसे बनेगा, ये ऐसा हुआ और पीछे से इसको मैं इसके साथ बढ़ा दूं सफ़ेद वाले गोले के साथ तो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से। तो एक देखिए ये बन गया चतुष्फलकी और ये दूसरा ये, तो एक चतुष्फलकी ऐसा बनेगा सीधा और एक चतुष्फलकी बनेगा उल्टा। ये जो सफ़ेद लाइन है ये इसको मेरे को कटिंग लाइन बनाना था वास्तव में, छोटा छोटा, ये सफ़ेद वाला जो गोला है ये वास्तव में ये है, इसके ऊपर मैंने ये वाले को रखा हुआ है, ये जो ऑरेंज वाला है उसको। तो इस तरीके से हमको एक बार में टोटल कितने जो दो चतुष्फलकी मिलते हैं किसमें, सीसीपी में। लेकिन इसी समय देखिए अब ये स्ट्रक्चर कैसे बन गया, एक बार ऐसा नीला, एक बार ये नीला स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, और उसके बाद हमने क्या किया है, दो ऑरेंज वाले लगा दिया है ये ऐसा, अर्थात एक त्रिभुज कैसा मिल रहा है, एक त्रिभुज हमको ऐसा मिल रहा है और दूसरा त्रिभुज इसके ऊपर कैसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ये स्टार जैसे बन गया। सेम देखिए इसको मैं ऐसा जोड़ दिया हूँ, इसको जैसे जोड़ दिया हूँ। अब लेकिन ये किसके बीच में बन रहा है, ये देखिए हमने क्या किया है, ये नीला वाले को नीले पॉइंट पे, ऑरेंज वाले को ऑरेंज पॉइंट पे ऐसा दिखा। अब इसके बीच में देखिए अंदर में ये क्या है, ये गोल वाला, ये सफ़ेद कहाँ पे है, ये बीचों बीच में है। तो ये जो बीच में खाली जगह बन रहा है इसको बोल रहे हैं अष्टफलकी, अर्थात ये जो गोल पड़ा हुआ है इसके बीच में ये बन रहा है ये, ठीक है। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं अष्टफलकी, अष्टफलकी अर्थात ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या है, ये दोनों हैं चतुष्फलकी। अब इसकी संख्या कितनी बन रही है, चतुष्फलकी की संख्या इनकी बन रही है 2 और इसकी संख्या बन रही है 1, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, अष्टफलकी की संख्या यदि n है तो चतुष्फलकी की संख्या क्या बनेगी 2n, अर्थात अष्टफलकी का जस्ट डबल। अब कैसे डबल बन रहा है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। इस तरीके से 2 बन रहा था यहाँ पे और ये सिर्फ 1 बनता है, अर्थात चतुष्फलकी 2 होगा तो अष्टफलकी 1 होगा। तो ये याद रखना है आपको कि चतुष्फलकी की संख्या हमेशा डबल बनेगा किस, और अष्टफलकी की संख्या इसका सीधा आधा बनेगा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात अष्टफलकी का जस्ट डबल क्या बनेगा, चतुष्फलकी, जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है और ये मैं सीसीपी टाइप का बना रहा था। अब इसमें देखिए ये हो गया, ये टोटल सेम स्ट्रक्चर इस क्रम से। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता है 12, तीनों का 12 होता है, चाहे सीसीपी लूँ, एफसीसी लूँ और एससीपी का। कैसे 12 होगा देखिए, इसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ले रहा हूँ जिसको मैं येलो कलर से पेंट कर रहा हूँ। ये सेम है, ये ए बी सी और ये वाला डी है जिसको मैं, जो कि ए की तरह है सेम, तो इसलिए ए बी सी इसका क्या रहता था, अरेंजमेंट रहता था कि इसका सीसीपी का, सीसीपी। अब यहाँ पे चाहे इसका हम निकाल लें समन्वय संख्या या इसका निकाल रहे हैं, इसका निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको कितने टच कर रहे हैं, 6 पूरे इसके साथ जुड़े हुए और 3 ये, क्योंकि ये बीच में फैला रहेगा इसको टच करते हुए, तो 6 3 कितना हो गया 9। और ऐसा ही ठीक इसके ऊपर में भी रहेगा, देखिए ये है तो इसके ऊपर 2 और फिर ऊपर में 2, तो देखिए इसके लिए मैं 6 तो ये हो गया, 3 9 और 3 और रहेंगे, अर्थात ऐसा वाला नीला फिर इसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर फिर ऑरेंज आएगा ऐसा। तो इस तरीके से इसका समन्वय संख्या कितना आता है 12। जो सीसीपी होता है उसमें जेड निकालने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जेड का मान हमको याद करना पड़ेगा। जैसे समन्वय संख्या यहाँ पे कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 किसकी तरह, एफसीसी की तरह, उसी तरह का इसमें जो जेड होता है वो होता है 4, अर्थात प्रभावी परमाणु संख्या। कहने का अर्थ है कि 1 यूनिट से जब इसका बनेगा, किसका, सीसीपी का, जिसको घनी बंद संकुलन अर्थात क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी कहा जाता है या सीसीपी के रूप में दर्शाते हैं, जिसमें किस टाइप का एबीसी टाइप का अरेंजमेंट होता है,
ABC इस तरीके से, इसमें समन्वय संख्या 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये याद रखना है। पैकिंग फ्रैक्शन की यदि मैं बात करूं, जिसको हम संकुलन गुणांक कहते हैं, ये होता है 74% और वाइट्स बनता है, इसमें वाइट्स रहता है, ये होता है अपना 26%। तो ये वाइट्स को ही हम पढ़ने वाले हैं कि इतना परसेंट हिस्सा जो खाली बन रहा है वो कुछ में इस तरीके से बनेगा चतुष्कोणीय वाला, कुछ बनेगा इस तरीके से अष्टफलकीय। अब CCP और FCC जिसको फलक केंद्रित घनी सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, इन दोनों का समन्वय संख्या 12 और जेड का मान अर्थात प्रभावी परमाणु संख्या 4 आता है, इस वजह से इनको एक साथ लिखा जाता है। साथ में CCP का देखिए अरेंजमेंट क्या है, ABC टाइप का, अर्थात ABC उसके बाद फिर यही वाला लाइन रिपीट होता है, तो वही सेम FCC में होता है। अब FCC में कैसे होता है वो देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से। चूंकि इनके अरेंजमेंट सेम होते हैं इस कारण इनका कोऑर्डिनेशन नंबर और जेड का मान सेम रहता है। स्ट्रक्चर भले ही अलग बनता है लेकिन ये मान याद रखना है आपको, ये जेड का मान बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा जेड का मान, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसको कहा जाता है। अब देखिए इसमें FCC जो कि दूसरे टाइप का है, एक तो हो गया CCP का जो कि इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ये पूरा हेक्सागोनल था षटकोणी, और ये सब किससे बनते हैं, ये सब बनते हैं षटकोणी 2D के बाद 3D, अर्थात पहले लेयर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद हमने चौथा किया है, अर्थात इसके जैसा सेम, जो कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं पुराने। FCC में क्या होता है सेम, देखिए FCC का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ये हमारा क्या होता है सामान्य रूप से, ये हमारा बनता है क्यूबिक सेल, और ये देखिए मैं हर एक कॉर्नर पे इस तरीके से एटम को रख रहा हूँ, और ये एटम आपस में क्या रहते हैं, टच में नहीं रहते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं फलक केंद्रित घनी सेल के बारे में। ये फलक केंद्रित हो गया। अब इसके क्यूब की यदि मैं बात करूँ तो क्यूब, अब यदि इसके फलक की मैं बात करूँ तो फलक के केंद्र पर भी एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक मेरे सामने की ओर जो दिख रहा है अर्थात ये वाला जो फलक, इसका बीच कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो एक ये हो गया, अर्थात टोटल कितने हो गए, एक ये सामने की ओर दिखने वाला 2 और ये नीचे की ओर 3। अब ये तीनों को 3 अर्थात रंगीन क्यों किया हूँ वो थोड़ा देर बाद आपको समझ में आएगा। अब इसके पीछे देखिए, इसको मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला फलक का केंद्र, ये फलक का केंद्र, और पीछे वाले का बीच कौन सा होगा, ये होगा। इस तरीके से उसको 3 अलग रंग से। अब ऐसा समझिए कि हम इस साइड से देख रहे हैं, अर्थात इसकी यहाँ से देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो क्या दिखेगा, सबसे पहला ये दूसरे लाइन पे ये इस तरीके से दिखेगा, और तीसरा ये हमको इस तरीके से दिखेगा, और चौथा हमको इस तरीके से दिखेगा। अब पहला लाइन ये दिखने वाला, ये हमको ऐसा दिखेगा एक गोले के रूप में। अब इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं तो ये सारे चीज़ कैसे दिखेंगे वो देखिए, ये वाला जो है ये क्या करेगा, ये पूरा इस तरीके से जुड़ेंगे, ये वाला इसके साथ इस तरीके से जुड़ेगा, और ये वाला जो लाइन है, ये लाइन ये इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ रहे होंगे कैसे कर रहा हूँ। अर्थात ये पूरा फलक को जोड़ते हुए कोने पर टच करेगा, ये वाला लाइन इसको टच करेगा, और ये पूरा सीधा इसको टच करते हुए इस कॉर्नर से जुड़ेगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको इधर करते तो सीधा आता वो क्रम से। और इसी तरीके से इसको यदि हम देखें ये वाले लाइन को, तो ये सीधा इसको काटते हुए ऐसे जुड़ेगा, ये वाला लाइन इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला जो लाइन है ये भी इसको काटते हुए ऐसा जुड़ेगा। तो एक लाइन पे वो दिखेंगे जो एरो का निशान लगाया हो, दूसरे लाइन पे ये सब दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कैसे अरेंज होंगे और देखिए, एक तो ये हो गया, इसको मैं यदि A मान लूँ पहला लाइन, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। अब देखिए इसी की तरह ये भी है एक, इसको मैं D मान लेता हूँ, लेकिन ये किसकी तरह दिख रहा है, A की तरह। तो देखिए ABC A सेम अरेंजमेंट हुआ, ABC A। इस वजह से जो FCC रहता है और जो CCP रहते हैं उनको एक इंक्लूड मान लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर लगभग, क्योंकि दोनों में लगभग बहुत सारी चीज़ें सेम रहती है, जैसे CN कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, Z का मान सेम। अब A तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब ये दूसरा लाइन है, इसको हम जो यदि देखें तो ये सब एक साथ कैसे दिखेंगे वो देखिए। एक तो ये चूँकि फ्रंट में है इसलिए वो कैसा दिखेगा, वो यहाँ पर दिखेगा, और साथ में ये दोनों 1 और 2 ये दोनों इस तरीके से दिखने लगेंगे हमको ऐसे अरेंजमेंट में। अब उसके बाद कौन से हैं, ये दोनों हैं, और इसके ऊपर में ये है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये हो गया, और साथ में ये। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये देखिए ये ऊपर उभरा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये, उसके बाद ऐसे साइड से हैं तो ये यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये तीनों एक लाइन पे दिखेंगे, इसलिए तीनों एक साथ ऐसे जुड़े हैं, क्योंकि एक साथ वो टच कर रहे हैं इस वजह से ऐसे हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट देखिए ये कैसे दिखने वाले हैं, ये हमको इस तरीके से दिखने वाले हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे ये एक हो गया, ये बीच पे ये वाला, और इसके बाद ये, अर्थात 1 2 और ये 3। उसके पीछे कैसे दिखेंगे ये दोनों, अर्थात ये जो बीच का गैप है इसमें दिखेंगे ऐसे, और सबसे लास्ट में कौन सा, ये वाला। तो देखिए ये त्रिभुज ये कहाँ से सेम,
ठीक है, भले ही उल्टा हो गया है क्योंकि हमारा डायग्राम उधर से उल्टा बना है, उधर से बनाते ऐसे ही बनता। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये त्रिभुज। और सबसे लास्ट में देखिए ये वाला कौन सा है, ये वाला ए है, ये वाला हमारा बी वाला लाइन है, ये हमारा सी है। और इसके बाद जो फिर से बनेगा वो कौन सा है, इधर से हम देख इस साइड से रहे और ऐसे दिखेगा ये, और इसको मैं मान रहा हूँ डी, जो कि किसके जैसा है, ए। अब इसमें भी अब देखिए यहाँ से यदि अक्ष बना दूँ तो ये बीचों बीच ऐसा निकलेगा। अरेंजमेंट कैसा है, ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ भी सेम क्या होगा, इसका तो हम जानते हैं समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12, और जो एफसीसी है उसका क्या होता है जेड कमान। देखिए फलक के पूरे केंद्र पर 6 फलक है तो 6 गुणी टोटल कितने कोने 8, और हर का 1/8 हिस्सा होता था। फलक कितने 6 और प्रत्येक फलक के बीच में कितने हैं 1-1, और हर फलक का कितना शेयर होता है 2, इसलिए 1/2। तो इस तरीके से जेड कमान 4, अर्थात यहाँ आपको जेड कमान 4 याद रखना है, समन्वय संख्या 12 याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब इस एफसीसी और ये जो सीसीपी है इसमें देखिए पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है अर्थात पीएफ, ये 74% होता है दोनों में, और खाली जगह बचते हैं कितने 26%। एफसीसी का एक वीडियो भी बना है, संकुलन गुणांक जिसको पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी भी कहा जाता है, उसको कैसे निकाला जाता है उसके लिए हम वो चीज़ निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में, इसको नोट करिए। फिर लास्ट में हम देखते हैं एससीपी, फिर हम क्या है रिक्ति को पढ़ने स्टार्ट करेंगे। अब इसको समझने के बाद आपको रिक्ति इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे रिक्ति बनता है और कैसे हम उसको छोटे छोटे फॉर्म में पढ़ते हैं, अर्थात इसके डेफिनेशन बहुत सरल है। ये बेसिक था इसका स्टार्टिंग, और क्यों हम इन दोनों को एक साथ काउंट करते हैं, अर्थात जो ये सीसीपी है और एफसीसी ये दोनों यदि आते हैं तो हमेशा पैकिंग फ्रैक्शन 74 लेना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और जेड कमान हमेशा 4 लेना है, ये याद रखना है आपको। और दोनों कैसे एक जैसे अरेंजमेंट दिखाते हैं वो देख सकते हैं आप। इसका अरेंजमेंट देखिए ऐसा दिखता है, और इसका अरेंजमेंट देखें तो ये ऐसा दिखता है। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन दोनों का जो क्रम रहता है वो लगभग सेम रहता है। देखिए ABC, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर बहुत अटपटा है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इनके अरेंजमेंट एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इसको एक जैसे काउंट करते हैं। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं एससीपी, फिर रिक्ति पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसको वॉइड्स या इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं। अब जो तीसरा है हमारा वो है एससीपी, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, जिसको षटकोणीय बंद संकुलन या षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन कहा जाता है, जिसके लिए हमने 7वां वीडियो बनाया हुआ है, उसको इजिली आप देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि पहले जो रहता है परत पे वो इस तरीके से अरेंज होते हैं सारी चीज़ें। अगला जो परत रहता है उसमें क्या करते हैं हम, इसके ऊपर जैसे कि हमने अरेंजमेंट किया था इस तरीके से ऐसे, उसके बाद हम हेक्सागोनल 2D बनाते थे अर्थात एससीपी 2D, ये उसके बाद फिर पहले लाइन जैसा सेम, उसके बाद फिर दूसरे लाइन जैसा, ये जो बीच गैप है। अब इसमें देखिए ये जो त्रिभुज बन रहे हैं ये एक सीधा और एक उल्टा, इस तरीके से। तो सीधा और उल्टा जो त्रिभुज बन रहा है, सीधा वाला अर्थात ये हो गया, और उल्टा वाला कौन सा, उल्टा वाला ये हो गया। सीधा वाला कौन सा, फिर ये उल्टा वाला, ये सीधा वाला ये, और उल्टा वाला फिर कौन सा, ये, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सीधे, और ये जो ऑरेंज कलर पे हैं वो क्या है उल्टे, और ये वाला सीधा त्रिभुज, इसी में से जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं वही चीज़ है यहाँ पे। अब इसमें से कोई 3 को लेना है हमको, चाहे नीला वाला ले लें या ऑरेंज वाले। जैसे मैं ऑरेंज वाले को ले लेता हूँ, इसके ऊपर रखना है मुझे बॉल इस तरीके से, तो इसके ऊपर रख दूंगा तो ये वास्तव में अब हमको कैसे दिखने लगेगा। अब पहले लेयर पे तो हमने क्या कर दिया, इस तरीके से ये बिठाया हुआ है, ये टोटल 6। अब इसकी ये जो खाली जगह थे, ये जो जगह, इसमें हमने ये त्रिभुज जैसे बना दिया ऐसे। अब सेम क्या करना है हमको इसी समय, ये तो जो त्रिभुज जैसे बन रहा है वास्तव में क्या बन रहा है, ये बन रहा है चतुष्फल की रिक्ति अर्थात टेट्रागोनल, जो कि हम पहले इसके थोड़ा देर पहले पढ़े हुए हैं। ये कैसे बना टेट्रागोनल, ये इस तरीके से बना, ये देखिए ये रखा, और इसके ऊपर मैं इस तरीके से रख रहा हूँ, तो ये बना चतुष्फल की, अर्थात इस तरीके से ऐसे ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा चतुष्फल की टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल, जिसको चतुष्कोणी भी कह देते हैं। अब इसके ठीक ऊपर में जो हमने इस तरीके से जो पहला लेयर लगा रखा है, इसके ठीक ऊपर में दूसरा इस तरीके से लगाया, तो ये ए हो गया, ये बी, और सेम ऐसा ही लेयर अर्थात इसी के ऊपर में ठीक बिठाना है मेरे को तीसरे लेयर पे ऐसे ही 6 गोले, अर्थात 6 गोले का अर्थ है यहाँ पे 6 एटम, ये इस तरीके से। देखिए ए बी और ए सी किसकी तरह है, ए की तरह है, इसलिए इसका अरेंजमेंट होता है ए बी अरेंजमेंट। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये किस में है, ये है एससीपी में, हेक्सागोनल वाले में। अब हेक्सागोनल वाले में हम कैसे करेंगे, जो जेड का मान रहता है वो इसका 6 आता है, वो कैसे आता है वो समझिए। इस लाइन को इससे जोड़ दूँ, इस लाइन को इससे जोड़ दूँ, इसी तरीके से सब लाइन को, जैसे आउटर में है तो आउटर को आउटर वाले से,
ये अंदर को अंदर वाले से इस तरीके से ऐसा जोड़ते जाना है। चूंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा है, ये वास्तव में ऐसा खड़ी दिखता है, जिसको आप इमेज पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, वास्तव में वो कैसे दिखता है 3D फॉर्म में। ये 3D हम बना रहे हैं, लेकिन ये 3D यहाँ पे नहीं बन पा रहा है एक्चुअली, ये AB टाइप का बनेगा। और यहाँ पे देखिए जेड का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस चीज़ के लिए जेड का मान कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्थात इस गोले के लिए, इसके लिए हो सकता है या फिर इसके लिए। अब देखिए ए के बाद बी आया, बी के बाद फिर ऐसे ही रिपीट हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, फिर ऐसे त्रिभुज वाला आएगा ऑरेंज कलर का, फिर ऐसे आएगा 6 कोना वाला सफ़ेद कलर का, फिर वैसे, अर्थात अल्टरनेट होगा, बी के बाद फिर आएगा ए के बाद फिर भी, ऐसा कंटिन्यू है। इसमें यदि हम जेड का मान निकालें अर्थात प्रभावी परमाणु संख्या, तो जेड का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको लाइन कर रखा हूँ, इसके लिए यदि जेड का मान मुझे निकालना है तो ऐसा गोल वाला एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, ये टोटल इनकी संख्या कितनी है, 2 है। और चूंकि ये कहाँ है, ये पूरा एक फलक है गोल वाला और इसके बीच में है, तो इसका आधा हिस्सा ऊपर वाले को मिलेगा, अर्थात ऐसा त्रिभुज वाला रहेगा उसके हिस्से में चला जाएगा, आधा इसमें, अर्थात 1/2 हिस्से में टूटेगा। तो मैं कर सकता हूँ गुणा 1/2 प्लस देखिए 2 4 5 6 ऊपर में गोले और 6 नीचे में गोले, टोटल कितना 12 हो गया, 12 एटम। और चूंकि ये 6 कोना है, 6 कोना इसलिए क्या होगा, प्रत्येक परमाणु 1/6 हिस्सा में टूटेगा। जैसे घान वाले में क्या होता था, SCC या FCC या फिर BCC पढ़ते थे, इसमें 8 कोने होते थे, प्रत्येक परमाणु 1/8 हिस्सा में टूटता था। बस उसी तरीके से 6 है इसलिए प्रत्येक 1/6 हिस्से में टूटेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो ये तो हो गया टोटल 12 × 1/6 प्लस ये देखिए 3, ये किसी को टच नहीं करेगा, बीच में अटका रहेगा, अर्थात वो बॉडी सेंटर टाइप का, तो इसकी संख्या 3 है। और चूंकि पूरा इस यूनिट सेल को अकेले मिलेगा तो 3 × 1 भी लिख सकते हैं इसको, अर्थात ये कहाँ है, अंदर है। और ये वाला जो 12 है वो कौन सा है, ये बाहर वाले, ये टोटल 12। और ये 2 कौन सा है, ये 2, ये जिसको नीले कलर से मैं कटिंग कर रखा हूँ। तो इस तरीके से इसमें कितना आएगा, 1, इसमें आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा अपने पास 6, अर्थात जेड का मान कितना आएगा 6। ये याद रखना है किसके लिए, SCP के लिए। लेकिन हम किसके लिए, CCP या FCC, इसके लिए हम जेड का मान कितना निकालते थे, 4। तो ये याद रखना है, इन दोनों के लिए 4, लेकिन इसके लिए कितना है 6। अब यहाँ पे समन्वय संख्या यदि निकालें तो समन्वय संख्या का अर्थ होता है नज़दीकी परमाणु जो उसको टच करे डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं यदि समन्वय संख्या निकालूँ, अब 2 के लिए समन्वय संख्या कभी नहीं निकालते हैं, सिर्फ 1 के लिए निकालते हैं। तो इसको टच करने वाले ये 6 और ये कितने हो गए, 3 9, और इसके ऊपर में एक और 3 आएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12। तो इसका समन्वय संख्या 12, अर्थात जो CCP FCC था इसमें भी समन्वय संख्या 12 और इसमें भी, लेकिन यहाँ पे जेड का मान 6 है, समन्वय संख्या 12। और जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो भी सेम इसी की तरह 74% आएगा। और खाली जगह कितना बन जाएगा, जिसको हम वाइट्स बोल रहे हैं रिक्ति, वो हो जाएगा 26%। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। यहाँ इंपॉर्टेंट है जेड का मान 6 कैसे आया वो समझना, और ये नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रटना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जेड का मान 6 और इन दोनों में जेड का मान 4। और समन्वय संख्या तीनों केस में, चाहे SCP हो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग जिसको षटकोणीय बंध संकुलन, CCP या घनी जिसको घनी बंध संकुलन कहा जाता है, FCC अर्थात जिसको फलक केंद्रित घनी सेल कहा जाता है, इस सब में समन्वय संख्या का मान कितना होता है, हमेशा 12। पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा होता है 74%, अर्थात इतना हिस्सा भरा रहता है। तो खाली कितना बचा, खाली बचा 26%। तो हम ये जो खाली बच रहा है इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं वाइट्स, जिसको इंटरस्टिशियल वाइट्स कहते हैं, वो इसको नोट करिए, फिर वाइट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। रेखी रिक्ति जिसको लीनियर वाइट्स भी कहा जाता है, रेखी लीनियर वाइट्स, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक लाइन टाइप का रहेगा, अर्थात मैं एक एटम को ऐसे रख दूं और दूसरे एटम को भी इस तरीके से रखूं, और यदि उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप बन जाए, अर्थात ये, तो इसके बीच में भी यदि मैं चाहूँ तो कोई छोटा सा आयन को फिट कर सकता हूँ। तो ये जो खाली जगह बचेगा, इस खाली जगह को हम बोलेंगे रेखी रिक्ति, रेखी रिक्ति। अब चूंकि जो वाइट्स रहता है अर्थात खाली जगह जिसको रिक्ति कहते हैं, ये रिक्ति डिपेंड करता है कि उसके साथ अगल बगल में कौन से टाइप के एटम या आयन है, अर्थात इनके साइज के हिसाब से ये इसका जो साइज है वो तय होता है, और उसमें कोई ना कोई आयन आके फिट हो जाते हैं जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है। वो भी क्रिस्टल का निर्माण कब होता है, जब आयनिक टाइप का हमारा क्रिस्टल रहता है तब। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब यदि हम यहाँ पे समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या कितना होगा, चूंकि ये जो नीला वाला है जिसको मैं रिक्ति का नाम दे रहा हूँ, जहाँ पे एक एटम को मैंने फिट कर रखा है, अर्थात यहाँ यदि खाली जगह, ये जो खाली जगह है इस जगह पे कोई एटम फिट हो गया है, तो ये जो खाली जगह है स्पेशली इसको हम बोल रहे हैं रेखी रिक्ति, अर्थात ये ऐसे दिखने लगता है वास्तव में यदि मैं इसके अंदर एटम को फिट नहीं करता तब। लेकिन एटम को फिट किया जाता है तभी जो हमारा क्रिस्टल रहता है वो स्टेबल रहता है बिना किसी गैप के, इस वजह से एटम को हम फिट करना पड़ता है, अर्थात तो नेचुरली फिट रहता है पहले से। तो यहाँ पे यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या की बात करें तो चूंकि इसको सिर्फ 2 चीज़ें टच कर रही हैं, 2 एटम, इसलिए इसका समन्वय संख्या होगा
2। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये तो हो गया पहला रेखीय रिक्ति। दूसरा यदि मैं बात करूँ तो दूसरा होता है हमारा त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति या ट्राइएंगुलर वॉइड्स, या जिसको कहा जाता है ट्राइगोनल वॉइड्स या फिर ट्राइएंगुलर वॉइड्स। अब ट्राइएंगुलर वॉइड्स ये किस में बनेगा? ये हमेशा बनेगा 2D में। जैसे ये रेखीय रिक्ति अर्थात एक लाइन में ही ये बनेगा, चाहे ऐसा मैं खड़ी लाइन कर दूं या ऐसा। और ये किस में बनेगा? 1D, जिसको हमने 1D पैकिंग में पढ़ा था, अर्थात संकुलन या पैकिंग के प्रकार में जिसको पढ़ा था। तो उस टाइप के में हमेशा रेखीय रिक्ति या जिसको लीनियर वॉइड्स कहते हैं वो बनेगा। समन्वय संख्या का मान हमेशा 2। त्रिकोणीय रिक्ति जिसको ट्राइगोनल वॉइड्स कहते हैं ये हमेशा 2D में बनेगा, अर्थात 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन का अर्थ है कि यदि मैं पहले लेयर पे इस तरीके से 2 एटम को रखूं, अर्थात इनका परिभाषा आप कैसे बना सकते हैं कि एक क्रम में यदि 2 परमाणु रहे और उनके बीच में एक कोई खाली जगह बच जाए तो उस खाली जगह को हम बोल रहे हैं रेखीय रिक्ति। इसका स्टाइल कैसा है कि सीधा एक लाइन पे है। त्रिकोणीय रिक्ति का अर्थ है कि पहले तल पर अर्थात पहले परत पर एक लेयर पर मैं 3 एटम या 3 परमाणु को इस तरीके से रखूं कि वो त्रिभुज का रूप ले ले, अर्थात त्रिकोण का रूप ले ले। तो ये जो बीच में खाली जगह बच रहा है जिसमें हम दूसरे छोटे एटम को भी फिट कर सकते हैं, जिसको मैं नीले कलर से दिखा रहा हूँ, तो इस जो खाली जगह है इसको हम बोलेंगे त्रिकोणीय रिक्ति। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा त्रिकोणीय रिक्ति का। अब यहाँ पे जो ये त्रिकोणीय रिक्ति रहता है, अब इसको यदि हम देखें तो ये वास्तव में हमको ऐसा दिखेगा, और ये जो बीच का खाली जगह है इसको हम बोल रहे हैं त्रिकोणीय रिक्ति। अब रिक्ति में यदि मैं कोई एटम को भर दूं, रिक्ति में जनरली हमेशा एटम का वही पार्ट्स चला जाएगा जो कि धन आयन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन आयन जाएगा, ऋण आयन पे किसी किसी केस में चले जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में हम बोलते हैं कि धन आयन जाएगा, क्योंकि कोई भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और धन आयन में जब बदल जाता है तो परमाणु का साइज छोटा हो जाता है, और साइज जिसका छोटा रहेगा वही छोटे जगह में फिट होगा, जिसका साइज बड़ा रहेगा वो बाहर में रहेगा। अर्थात ऋण आयन वाले हमेशा बाहर में रहते हैं, जिसको हम एक बड़ा बबल्स से दिखा रहे हैं, जिसको एटम बोल रहे हैं। और हमेशा जो धन आयन वाला रहेगा अर्थात पॉजिटिव आयन वाला, वो हमेशा रिक्ति वाले जगह में बैठेगा, वो भी 99% केस में। अर्थात हम हमेशा हर केस में बीच वाले पोर्शन को धन आयन ही मान के चलेंगे, बाहर वाले पोर्शन को पूरा ऋण आयन मान के चलेंगे, क्योंकि धन आयन का साइज छोटा होता है। अब यदि मैं यहाँ पे त्रिज्यीय अनुपात की बात करूँ, त्रिज्यीय अनुपात का अर्थ है कि ये यदि हमारा परमाणु है, जिसको हम कभी कभी गोला या फिर अणु इस शब्द से भी जानेंगे पूरे यूनिट में, तो इसको आप परमाणु भी बोल सकते हैं, गोला भी बोल सकते हैं, अणु भी बोल सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार है। तो यदि मैं ये हमारा एटम है या परमाणु है, इसकी त्रिज्या इस तरीके से मानूँ, चूंकि इसका साइज बड़ा होता है तो इसकी त्रिज्या को मैं बोल सकता हूँ कैपिटल आर। आर का अर्थ होता है रेडियस। और चूंकि मैं हमेशा मान रहा हूँ बाहर में जो परमाणु है हमारा वो आयन हमेशा रहेगा ऋण आयन वाला, तो इसको मैं कैपिटल आर को क्या लिख सकता हूँ? आर माइनस भी लिख सकता हूँ स्मॉल आर के रूप में, क्योंकि किसी किसी बुक में आपको स्मॉल आर के रूप में माइनस आयन के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। और ये जो बीच में हमारा खाली जगह है, इसका यदि मैं जो साइज है उसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, क्योंकि उसका साइज जो बड़े बाहर के गोले हैं उनकी अपेक्षा कम है, इसलिए उसको स्मॉल आर। और इसी चूंकि मैं अंदर में किसको बोल रहा हूँ? हमेशा धन आयन वाले को, तो इसी को मैं बोल दूँ आर प्लस। तो इस तरीके से यदि मैं धन आयन और ऋण आयन अर्थात आर प्लस बटा आर माइनस, या फिर इसको हम और लिख सकते हैं आर बटा आर, क्योंकि आर प्लस को हमने आर माना है रेडियस, और आर जो कैपिटल आर है उसको हमने मान लिया है आर। तो इसका यदि अनुपात देखूँ तो यह होता है हमेशा 0.155। अभी 0.155 के बाद आगे कोई यूनिट नहीं होता, अर्थात इसका अर्थ ये है कि मैं इसको r बराबर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 0.155 और ये कैपिटल R। अब इसका अर्थ हम क्या समझते हैं? इसका अर्थ ये है कि जो हमारा रिक्ति का साइज है अर्थात अंदर का, इसका जो साइज होगा वो जो बड़ा गोला है अर्थात R, अर्थात ये जो परमाणु का साइज है इसकी अपेक्षा 0.155 गुना होगा। अब इसकी अपेक्षा 1.155 गुना होगा का अर्थ है कि यदि मान लो ये जो बड़ा हमारा परमाणु है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो हमारा जो रिक्ति रहेगा हमेशा 0.155 सेंटीमीटर का होगा। ये इसका अर्थ है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब यदि हम समन्वय संख्या की बात करें अर्थात जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, किसमें? त्रिकोणीय रिक्ति के केस में। तो चूंकि ये जो बीच में है यदि मैं एटम को फिट कर दूं पॉजिटिव चार्ज वाले अर्थात आयन को फिट कर दूं, तो ये 3 एटम को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका समन्वय संख्या का मान हमेशा 3 होगा। वॉइड्स अर्थात रिक्ति का कांसेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये जो मान आते हैं वास्तव में इसके मान रहते हैं, जो हमारा अंदर का साइज रहता है धन आयन वाला, जिसको हम स्मॉल आर या फिर आर प्लस से दिखा रहे हैं। अब ये आर प्लस से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें आपको ये त्रिज्यीय अनुपात के रूप नाम से जाना जाएगा। तो इसी को आर प्लस अपन आर माइनस त्रिज्यीय अनुपात अर्थात रेडियस रेशियो कहा जाता है, इसी को आर बाई आर इस तरीके से भी दिखाया जाता है। तो कैपिटल आर का अर्थ है बड़ा वाला साइज जो बाहर में रहता है, स्मॉल आर का अर्थ है कि रिक्ति अर्थात वॉइड्स, और इसी का जो मान है वो 0.155 होता है। कहने का अर्थ है कि हमारा जो रिक्ति का साइज है वो जो बड़ा आर है अर्थात परमाणु का साइज, जिसको हम गोला भी बोल रहे हैं या स्फीयर भी बोल रहे हैं, इसके साइज की अपेक्षा 0.155 गुना होगा। अब इसका अर्थ ये है कि इसका मान लो साइज है 1 सेंटीमीटर अर्थात इसकी त्रिज्या यदि 1 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी 0.155 सेंटीमीटर अर्थात इतना गुना छोटा होगा। कुल मिलाकर बाहर में जो साइज है
कुल मिलाकर बाहर में जो साइज है उस पर निर्भर करेगा, अंदर का जो रिक्ति है उसका साइज, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। इसका उदाहरण यदि हम देखें, ये होता है B2O3, तो उदाहरण समन्वय संख्या और ये रिक्ति के जो ये R/R अर्थात ये त्रिज्यीय अनुपात मान आ रहे हैं, ये याद रखना जरूरी है। ये मान ही आपको आगे एग्जाम्स में काम आएंगे कि इसका मान क्या होता है, और साथ में एग्जाम्पल इसको नोट करिए। फिर हम चतुष्फलकी और अष्टफलकी टाइप का रिक्ति पढ़ते हैं।